मोस्टली हमारी जो ऑडियंस है वो बिगनर है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो उसको हम लेके चलेंगे। इसमें हम कुछ मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जो आपने नहीं करनी, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करूंगी और आपका भी ऑब्वियसली क्वेश्चंस के आंसर करूंगी जो आप ऑन द स्पॉट करेंगे। उसके अलावा हम क्लाइंट्स को कैसे फाइंड करते हैं, अपनी प्रोफाइल को कैसे बिल्ड करेंगे, एक अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस किस तरह बनानी है, हम उसको देखेंगे। ठीक है, हमारा बेसिकली ये 60 मिनट्स का होगा सेशन। इसके अंदर हम सबसे पहले अपना माइंडसेट शिफ्ट करेंगे, बिकॉज़ बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग को पॉजिटिवली लेते हैं, बहुत सारे लोग उसको नेगेटिवली लेते हैं, कुछ कहते हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ कहते हैं सारी उम्र फ्रीलांसिंग करनी है। सो बहुत ज़्यादा मिथ्स क्रिएट हुई हुई है फ्रीलांसिंग पर। हम इसको शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन देंगे, ताकि उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा स्किल्स एंड नीश का, क्योंकि हर एक के अपने शौक होते हैं, अपना इंटरेस्ट होता है। किसी को लिखना पसंद है, उसको राइटिंग का शौक है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसकी स्किल ये है कि उसको राइटिंग का शौक है। हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे इंटरेस्ट हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, और जो हमारा ऑलरेडी हमारे अंदर इंटरेस्ट है हम उसको अपनी स्किल में किस तरह इन्वॉल्व कर सकते हैं, हम उसको मोनेटाइज किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद हम प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोफाइल्स की बात करेंगे। 2025 में फ्रीलांसिंग किस तरह करनी है और किन किन प्लेटफॉर्म्स पर फोकस करना है, हम इसको देखेंगे। उसके बाद आ जाता है फाइंडिंग क्लाइंट्स। ये भी प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोफाइल्स से रेलिवेंट है, क्योंकि हमने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस करनी है जिसकी वजह से क्लाइंट हमें खुद रीच करे। उसके बाद हम प्राइसिंग एंड प्रपोजल्स पर बात करेंगे कि आपने अपनी स्टार्ट पे प्राइसिंग कैसे रखनी है, आगे जाकर किस तरह करना है। एंड द लास्ट वन, हम कॉमन मिस्टेक्स और Q&A पर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अभी तक इस सेशन के एजेंडा में अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर क्लियर है सब कुछ? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट शिफ्ट। अब माइंडसेट शिफ्ट में आपने अपनी जो फ्रीलांसिंग है ना, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आपने ना उसको अपना बिजनेस समझ के करना है काम। ये नहीं कि आप किसी के एम्प्लॉय हैं, आपको जैसे हमें 9 to 5 जॉब करनी पड़ती है, तो आपने फ्रीलांसिंग में आपको फ्रीडम होती है। फ्रीलांसिंग का वर्ड ही फ्रीलांसिंग है कि आपको फ्रीडम होती है। आप अपने फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स डिफाइन कर लेते हो, उसी में स्ट्रिक्ट रहते हो, उसके अंदर काम करते हो, आप अपना वर्क एंड लाइफ बैलेंस रखते हो। लेकिन स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ती है, कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है। सो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बेसिकली माइंडसेट शिफ्ट आपका यही है। बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग, एक क्लाइंट नहीं मिला, मतलब 1 मंथ ट्राई किया नहीं मिला क्लाइंट, 2 मंथ ट्राई किया नहीं मिला क्लाइंट, वो समझते हैं। और थर्ड मंथ अगर कोई मिल भी गया तो काम अच्छा नहीं हुआ, तो रिजेक्शन हो गई, तो वो वहाँ पर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं फ्रीलांसिंग हमारे बस की बात नहीं। हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। लेकिन अगर आप अपना माइंड इस तरह माइंडसेट आप अपना बना लें कि ये आपका अपना बिजनेस है, आपको फेलियर्स भी आएंगे, आपको चैलेंजेस भी आएंगे। आपने क्या करना है, आपने उन चैलेंजेस से सीखना है, कभी भी गिव अप नहीं करना। सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आपका जो इस पूरी स्लाइड का या इस पूरे एजेंडा में ये जो पॉइंट है ना, आपने कभी गिव अप नहीं करना। बिजनेसेस फ़ौरन से एकदम से नहीं पब्लिश हो जाते हैं, वो एकदम से जैसे उनको सक्सेस मिल जाए, नहीं। आप किसी भी बिज़नेस की सक्सेस स्टोरी देख लें, वो कहाँ से स्टार्ट होता है। अमेज़न देख लें, एक गैराज से स्टार्ट हुआ था। आप KFC की एग्जांपल ले लें, मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल ले लें, या किसी भी पाकिस्तानी ब्रांड की एग्जांपल ले लें, किसी भी ब्रांड को, किसी भी बिज़नेस को पकड़ लें, वो एकदम से सक्सेसफुल नहीं हुए। उन्होंने स्टार्ट स्मॉल। सबसे पहले जो उनकी साइकोलॉजी या उनका जो आप प्रोसेस कह लें, उन्होंने स्मॉल से स्टार्ट लिया। उनके पास जो था, जितने लिमिटेड रिसोर्सेज थे, वहाँ से स्टार्ट लिया,
और आहिस्ता-आहिस्ता उसको ग्रो किया। चैलेंजेस आए होंगे उनको फेलियर्स आए, उनकी टीम अगर होगी तो वो छोड़ के गई होगी, बहुत सारे लोग ऐड हुए होंगे, बहुत सारे लोग चले गए उनको छोड़ के। लेकिन जो कंसिस्टेंट रहा, जिसने गिव अप नहीं किया, वो एट द एंड सक्सेसफुल हो सकता है। बट कंडीशन इज़ नेवर गिव अप। सो यहाँ पर एक फ्रेज़ है, रिजेक्शन इज़ रीडायरेक्शन। अगर आपको रिजेक्शन होती है तो ये बिगनिंग जो कर रहे हैं फ्रीलांसर्स, उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको फेलियर्स आएंगे, आपको रिजेक्शन भी मिलेगी, नो डाउट मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। स्टार्टिंग में जब आपको क्लाइंट नहीं मिलता ना, आप डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स पर अप्लाई करते हो, आप सीरीज़ अंधाधुंध अपनी अप्लाई कर रहे होते हो और आपको एक मेल आती है कि वी कांट प्रोसीड फर्दर, आई एम सॉरी। सो ये हमारी एक रिजेक्शन होती है और हम दिल पे लगा के बैठ जाते हैं कि हम तो कर ही नहीं सकते, हम तो सिलेक्ट ही नहीं हो सकते हैं। कोशिश सही तरह की जाए और खुद को इम्प्रूव करने का पैशन हो आपके पास। सो आपने कभी भी गिव अप नहीं करना। जहाँ फेलियर आए खुद को ब्रेक दें, 1 दिन की दे लें, 2 दिन की दे लें, 1 हफ्ते की दे लें, खुद को ब्रेक दें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें और खुद से क्वेश्चन करें कि कहाँ पर आप फेल हुए, वो क्या रीज़न थी जिसकी वजह से आप फेल हुए और उसको आपने किस तरह इम्प्रूव करना है। और जब आप फ्रीलांसिंग में बेसिकली एक ये बहुत बड़ी मिथ है कि जी सिर्फ पैसा कमाने के लिए फ्रीलांसिंग करनी है। ऑब्वियसली ये एक पॉइंट है, एक लॉजिक है कि हमने अर्निंग करनी है तभी हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। बट द थिंग इज़, जब आप अपने माइंड में ये रखेंगे ना आपने अर्निंग करनी है, आपको बस पैसा चाहिए, फिर वो आप काम गंदा करें, नॉर्मल एवरेज करें, गुड क्वालिटी का करें, पैसे तो आपको मिल ही जाएंगे, साथ में एक आधा बैड रिव्यू मिल जाएगा अगर आपने काम सही नहीं किया। लेकिन अगर आप अपने माइंडसेट को इस तरह से ट्रेन करें, आप अपना माइंडसेट शिफ्ट इस तरह करें कि आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आपके पास एक क्लाइंट आता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एसईओ की बात करूं, आपके पास एक क्लाइंट आता है या उसने अपवर्क पर जॉब पोस्ट किया किसी क्लाइंट ने कि मेरी वेबसाइट डाउन है और मुझे एसईओ का एक एक्सपर्ट बनना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर तो आपका माइंडसेट ये है कि मैंने अर्निंग करनी है, आप भी बिगनर भी है ना, आप उसको लंबा चौड़ा मैसेज लिखेंगे, आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पर एट दी एंड क्या होता है, उसकी वेबसाइट का कबाड़ा हो जाता है, क्योंकि आप तो भी लर्निंग स्टेज में हैं और आप तो भी बिल्कुल बिगनर हैं। आपने उसको ओवर कमिटमेंट कर दी। ये सबसे बड़ी गलती है, हम ओवर कमिटमेंट कर जाते हैं कि हम ज़्यादा बताएंगे, ज़्यादा फ़ायदा उसको नज़र आएगा तो क्लाइंट हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। वो हो तो जाएगा लेकिन वो फिर आपकी जर्नी रोक देगा, वो आपको एक नेगेटिव रिव्यू दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसका बिजनेस उसकी वेबसाइट पे डिपेंड था, आपने उसका कबाड़ा कर दिया, तो क्या हुआ। अगर आप अपने माइंड में रखेंगे कि पैसे तो आ ही जाएंगे लेकिन आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आप सोच भी नहीं सकते। जब आपके माइंड में ये होता है ना आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आप ऑटोमेटिकली आपके ना हाथ से ऐसे काम हो जाते हैं, आप ऐसा काम कर जाते हो कि वो अगला बंदा रेफरल आपको देता है, अपने नेटवर्क में वो बताएगा कि मैंने फलां बंदे से वेबसाइट को अपनी ठीक करवाया, मेरी तो डेड जा रही थी, अब जी वो टॉप 10 में आ रही है, वो रैंक कर रही है। तो आप लोगों ने देखो कोई काम करवाना हो तो उससे करवाना। ये एक रेफरल की एग्जांपल है। तो बात सारी माइंडसेट शिफ्ट की है। सबसे पहले आपका माइंडसेट शिफ्ट होना चाहिए, फिर ही हम आगे मूव करेंगे। उसके बाद फोकस ऑन सर्विस, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। देखिए मैं अगर राइटर हूँ, ठीक है, मैंने जब मेरा फर्स्ट मंथ था, बिल्कुल मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ राइटर। मुझे इतनी चीज़ें नहीं पता थी, मुझे लिखना आता था, ठीक है, बेसिक नॉलेज थी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करती थी, कम करती थी, वो टूल्स अवेलेबल हैं, ग्रामरली यूज़ कर लिया। लेकिन मतलब लिखना तो ऑब्वियसली सबको आता है, बस वो एक वो होता है ना कि आपका माइंड किस तरह उसको पिक करता है कि एक टॉपिक को, और आप कैसे उसको सेंटेंसेस से सेंटेंस बनाते जाते हैं। तो मुझे फर्स्ट मंथ जो मेरा करियर का था, मुझे उसमें इतनी चीज़ें राइटिंग से रेलिवेंट नहीं पता थी, मुझे एसईओ का नहीं पता था क्या होती है। सेकंड मंथ एक क्लाइंट आया, मतलब मैंने अपना स्टार्ट किया एक लोकल क्लाइंट आउटसोर्सिंग के थ्रू, ऐसे 250 रुपीज़ से मैंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट किया, एक आर्टिकल लिखा। तो मुझे उसमें मिस्टेक्स पता चली अपनी, मैंने उसको इम्प्रूव किया। नेक्स्ट मंथ एक और क्लाइंट आया,
उसने कहा एसईओ भी करनी है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल चाहिए। अब ये मैंने वर्ड पहली दफ़ा सुना था कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल चाहिए। अब मैंने कहा आर्टिकल तो मैं लिखती हूँ, लेकिन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड क्या है? ये क्या चीज़ है? मैंने इसको सर्च किया। अब उन दिनों उस ज़माने में 4-5 साल पहले की बात है, तो ये चैट जीपीटी तो नहीं था। तो मैं गूगल किया कि एसईओ क्या होती है, वहाँ से उसके फुल फॉर्म का पता चला। फिर यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल क्या होता है। तो ऐसे टाइम के साथ साथ आप प्रोग्रेस करते रहते हो, आप अपनी स्किल में इम्प्रूवमेंट लाते रहते हो, आप इन्हांसमेंट करते हो अपनी स्किल में, आप अपनी राइटिंग स्किल को बेहतर, मैंने अपनी राइटिंग स्किल को बेहतर किया। एक डिज़ाइनर की अगर एग्जांपल लें, वो स्टार्ट तो कैनवा से ही करता होगा ना, उससे बेसिक डिज़ाइन कैनवा से सीखे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर, वो फिग्मा, इस तरह की सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो गया। फ़ौरन से तो नहीं कोई फिग्मा का एक्सपर्ट पैदा हो गया ना, हर कोई ज़ीरो से स्टार्ट करता है। तो आपने ये भी गलती नहीं करनी कि आप सोचें कि पहले मैं एक्सपर्ट बनूँ, फिर मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूँ। आप तो वैसे ही रेस से बाहर हो जाएंगे, जितना कंपटीशन है मार्केट में। स्टार्ट कर लें, आपको जितना आता है, बेसिक आता है वो कर लें स्टार्ट। आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना स्टार्ट करें, वो हम आगे बात करते हैं। लेकिन ये है कि आपने प्रोग्रेस पे फोकस करना है, ना कि परफेक्शन पर। सो आई होप कि आपको माइंडसेट शिफ्ट का जो मेन पर्पस था वो समझ आया हो। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी बताएं, और अगर आपको ये समझ आ गई है तो वो भी बताएं, ताकि हम नेक्स्ट चलें। क्लियर है सबको? कंसिस्टेंटली काम नहीं हो पाता। गुड क्वेश्चन। ये सबका ही रीज़न होता है मोस्टली कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। अब आप मुझे ये बताएं महविश कि क्यों नहीं हो पाता ये काम? डिप्रेस्ड हो जाते हैं आप, आपको रिजल्ट नज़र नहीं आ रहे होते, दिल नहीं करता काम करने का, या क्या रीज़न है? डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं आप, ओके। सो आपको पता है आपकी डिस्ट्रैक्शन क्या है सबसे बड़ी, जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होती हैं? अगर तो आपको पता है कि आपकी क्या डिस्ट्रैक्शन है, फिर तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और अपनी उस डिस्ट्रैक्शन को आपको खुद से दूर करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का अब यूज़ 2 तरह से होते हैं। एक हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरा हम उसको काम के लिए यूज़ करते हैं। सो अगर आपको लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आप इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करती हैं, आप रील्स की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो आप इंस्टाग्राम को हाइड कर दें अपने होम फीड में से ना, आपको जब नज़र ही नहीं आएगा, आप अपने काम पे फोकस कर सकेंगे। ये अक्सर होता है जब आपके साथ कोई भी रीज़न होती है ना डिस्ट्रैक्शन की, तो आप खुद को ब्रेक दिया करें सबसे पहले तो, कि आप क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लिखें बैठ के। कोई राइटर है नहीं है, ये एक प्रो टिप देने जा रही हूँ मैं, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। वो ये कि आप बेशक राइटर हैं नहीं हैं, इट्स अप टू यू। वो तो आपकी स्किल पर है ना, कोई डिज़ाइनर है, कोई मार्केटर है, लेकिन आप अपने गोल्स या दिन के जो आपने टास्क, डेली टास्क परफॉर्म करने हैं, आपने उनको लिखना है। बेशक आप वो कॉपी पेंसिल पकड़ के लिखना स्टार्ट कर दें, कोई आप एक्सेल शीट बना लें, कुछ भी करें, लेकिन आपने ना अपने डेली टास्क लिखने हैं। आप 2 काम कर रहे हैं दिन में, आपके 3 टास्क हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, सबको नोट डाउन करें, लिस्ट में लिखें उसको।
अच्छा, महविश कह रही हैं मल्टीपल चीज़ों को कवर करने की कोशिश करती हूँ एट अ टाइम। अच्छा, ये मेरे साथ भी इशू था। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप ना फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं इस तरह करती थी, लैपटॉप मेरे पास ओपन है, मैं एक टैब में अपना सुकून से काम कर रही हूँ। मुझे फ़ौरन से कोई दूसरी चीज़ याद आई, मैंने उसको छोड़ के अगले टैब में वो चीज़ ओपन की और उसको करना स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद फिर मुझे कुछ याद आया या मैंने कुछ और चीज़ करनी है, मैंने थर्ड टैब खोल लिया। समटाइम्स मेरे लैपटॉप में 16 प्लस टैब्स ओपन होते हैं, कभी 20 प्लस टैब्स ओपन होते हैं वन टाइम पर। ठीक है, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता ही जाएगी, लेकिन आप खुद को समझाएँ कि मैंने अब ये काम करना है, इसके बीच में वो दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने नहीं उठना या मैंने कोई और काम नहीं करना। आप जो काम कर रहे हो उसको पहले ख़त्म करो, उसके बाद दूसरा काम शुरू करो। मैंने भी खुद को ही ना, खुद से मैं बात करती थी, मैं खुद से वादा करती थी कि अब मैंने बीच में से नहीं उठना, जो मर्ज़ी हो जाए। और फिर बीच में मैं करती भी थी। एक दिन मुश्किल हुई, बीच में फिर भूल जाती थी, फिर कुछ और ओपन कर लेती थी, फिर याद आता था नहीं, उसको फ़ौरन से क्लोज़ करती थी, वापस अपने काम पर आती थी। 1 वीक लगा मुझे, मुश्किल हुई पहले 3-4 दिन, उसके बाद मुझे ना ये हैबिट डेवलप हो गई कि मैं एक काम करने बैठी हूँ, उसको मैंने ख़त्म करके ही उठना है और उसके बीच में मैंने किसी और काम को नहीं लेकर आना। मैं इवन अपना मोबाइल भी साइड पर रख देती हूँ जब मैं लैपटॉप पर काम कर रही होती हूँ, क्योंकि मोबाइल पर मैसेजेस आते हैं, आप काम छोड़ के मैसेजेस का रिप्लाई करने लग जाते हो, तो डिस्ट्रैक्शन यहाँ भी होती है। तो सबसे बेस्ट काम, जब आप लैपटॉप पर काम कर रहे हो, अपनी व्हाट्सएप यहाँ से भी ऑफ कर दो, लॉग आउट कर दो या ख़त्म कर दो उसका टैब, और मोबाइल भी आप अपने से दूर कर दो जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो। तो ये है कि आप इस तरह ट्राई कर सकती हैं। इसके अलावा किसी और को कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो गई? अच्छा, अब 2025 में बेसिकली हम कौन-सी स्किल्स सीख सकते हैं? कुछ लोगों को अपनी स्किल्स का आइडिया होगा कि उनको राइटिंग में इंटरेस्ट है, उनको डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, या वो क्या करना चाहते हैं, कुछ डेवलपमेंट में होंगे। तो इट डिपेंड्स कि आपका किस में इंटरेस्ट है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, मोस्टली इवन, जिनको नहीं पता होता कि उनकी क्या स्किल्स हैं। ठीक है? उनको नहीं पता चलता कि हमारे अंदर कोई स्किल है, हमें क्या सीखना चाहिए। तो ये कुछ कन्फ्यूजन्स खुद को ही खुद से होने लग जाते हैं कि कुछ आता भी है हमें। तो इस तरह का सीन होता है। सो 2025 में अगर आप सीखना चाहते हैं कोई स्किल, वो ये है, इसमें जो मैंने लिस्ट डाउन की हुई है, कंटेंट क्रिएशन। अब देखिए, कंटेंट का ज़माना है, कंटेंट के बगैर सोशल मीडिया नहीं चल सकता, ना आपका बिज़नेस चल सकता है, ना आपकी कोई सर्विस चल सकती है कंटेंट के बगैर, ना आपका कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस चल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ई-कॉमर्स कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की भी आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये वो चीज़ें देनी पड़ेंगी, फिर ही जाके आपका जो कस्टमर होगा उसको पता चलेगा, अच्छा इसका ये स्टफ़ है, इसका ये, क्योंकि वहाँ हर चीज़ मेंशन होती है। तो कंटेंट इज़ किंग ऑलवेज़। कंटेंट क्रिएशन की डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब एआई का दौर है, तो अब हम ट्रेडिशनल कंटेंट क्रिएशन तो नहीं सीखेंगे। हमने हर स्किल में एआई को इंटीग्रेट करना है। वो राइटिंग है, वो एडिटिंग है, वो फ़ोटोग्राफ़ी है, कुछ भी है। एआई के इतने टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं कि आप उनको ट्राई करते-करते थक जाएँगे, टूल्स ख़त्म नहीं होंगे। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। कंटेंट क्रिएशन में, राइटिंग में सबसे बड़ा चैट जीपीटी किंग है। डीपसीक भी बहुत अच्छा है, परप्लेक्सिटी रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, और जेमिनाई भी बहुत अच्छा है। ज़्यादातर मैं डीपसीक और चैट जीपीटी, ये 2 यूज़ करती हूँ पर्सनली। और राइटर मैं खुद से हूँ, तो यहाँ पर, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और बात। अब कुछ लोग ना सिर्फ़ एआई से कंटेंट लिखवा कर खुद को राइटर कह देंगे, कुछ लोग डिज़ाइनिंग करवा कर एआई से खुद को डिज़ाइनर कह देंगे। सबसे बड़ी प्रो टिप दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं, एआई हमारी जॉब्स खा लेगा, एआई ये हो जाएगा, एआई ने हमें ये कर दिया, वो कर दिया। सबसे प्रो टिप, आप लोगों को क्या करना है, ये मेबी अवेलेबल हो यूट्यूब पर मैंने जितना कंटेंट को देखा है ना यूट्यूब पर, लाखों वीडियोज़ मैंने देखी होंगी।
पर मुझे ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस करने से पता चली, किसी वीडियो से नहीं पता चली, जो कि मैं आपको भी बताने लगी हूँ। अब देखिए, एक राइटर जो है ना, उसको बेसिक्स का पता है, राइटिंग की बेसिक्स क्या है, ग्रामेटिकली उसको किस तरह लिखना है, गूगल का क्राइटेरिया क्या है, सेंटेंसेस कितने वर्ड्स के होने चाहिए, उसमें इमोशंस होने चाहिए, स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, आप एक आम बंदा जिसको राइटिंग नहीं आती, जिसको राइटिंग की बेसिक्स नहीं पता, वो चैट जीपीटी पे जाकर कहे राइट अ ब्लॉग ऑन फ्ला टॉपिक, तो वो तो अपने आप को राइटर कह देगा, लेकिन वो कंटेंट पे जान ही नहीं होगी। वो एक ट्रैश कंटेंट होगा जो हर दूसरे बंदे को चैट जीपीटी जनरेट करके दे सकता है। अगर आपके पास राइटिंग की बेसिक नॉलेज है ना, अब तो आप चैट जीपीटी से अगर लिखवा भी लेंगे, आप उसको थोड़ा सा रीड करेंगे, आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ पे ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आप एडिटिंग कर लेंगे, उसमें कोई सेंटेंस को छोटा कर दिया, किसी वर्ड का सिनोनिम ऐड कर दिया, तो करते करते आप एआई कंटेंट राइटर बन जाएंगे। आप अपनी नीश में, अपनी स्किल में एआई को इंटीग्रेट भी कर लेंगे और आप खुद भी राइटर होंगे, क्योंकि आपको बेसिक्स पता है। इसी तरह अगर आप डिज़ाइनिंग की बात करें, तो एक डिज़ाइनर जो है, उससे अच्छा एआई से कोई डिज़ाइन नहीं निकलवा सकता। फॉर एग्जांपल, मुझे डिज़ाइन की बेसिक नॉलेज है, लेकिन एक डिज़ाइनर जो एआई के आने से पहले डिज़ाइन करता रहा है, उसके पास डिज़ाइन सेंस है, उसको कलर साइकोलॉजी पता है, उसको पता है कौन सा कलर कहाँ यूज़ करना है, उसको ये पता है कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। अब फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मॉडर्न, स्लीक, इस तरह के वर्ड्स ना लोगों में, या कोई आप कुछ भी बना रहे हैं। अब एक आम बंदा सुनेगा, वो कहेगा पता नहीं ये क्या इसका मतलब है। अब जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, या जो जो भी डिज़ाइनर है, उसको पता होगा कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है। तो एआई से भी जब हम कोई चीज़ जनरेट करते हैं, तो उसमें प्रॉम्प्ट्स लगते हैं, आपको प्रॉम्प्ट्स लिखने पड़ते हैं। तो आप उन प्रॉम्प्ट्स की वर्डिंग इस तरह की रखेंगे कि आपको पता है कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, और आप वैसा ही डिज़ाइन जनरेट करवा सकेंगे अगर आपको डिज़ाइन की बेसिक नॉलेज, उसकी वोकैबुलरी पता होगी। एक आम बंदा क्लाइंट की वो रिक्वायरमेंट किसी भी इमेज जनरेशन मॉडल को दे, वो नहीं निकलवा सकता है। इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, जो प्रो टिप समराइज़ करके मैं आपको दे रही हूँ, आप जो भी स्किल अपनी चूज़ करें, जो भी स्किल अपनी चूज़ करें, उसको बेसिक से सीखें, बेसिक सा सीख लें। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट कोई देख लें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में फेमस किसी यूट्यूबर की देख लें। डेवलपमेंट में अगर आप देख रहे हैं, अगर एआई सीखना चाह रहे हैं, आप सर इरफान मलिक का है, सर हिशाम सरवर हैं, और अगर आप इंडियन देखा जाए तो कैंपस एक्स है, कृष नायक है। मतलब ये फेमस नेम्स है कि जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जीएफएक्स मेंटोर, ठीक है, इमरान अली दीना सर। तो हर फील्ड का एक एक्सपर्ट बंदा तो आपको मिल ही जाएगा यूट्यूब पर। उनकी प्लेलिस्ट देखें, उनको सिर्फ देखना नहीं है, प्रैक्टिस करें, साथ साथ खुद मैनुअली करें स्टार्ट में। जब आपको मैनुअली चीज़ करनी आ गई, तो एआई के साथ आप ऑटोमेट उसको कभी भी कर सकते हैं। आपने एक हफ्ता प्रैक्टिस की, एक महीना प्रैक्टिस की मैनुअली, हर चीज़ आपने खुद सेट की, आपको पता चला इसकी ये वोकैबुलरी है, इसका ये सीन है। तो जब आपके पास फॉर एग्जांपल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ गए एक साथ, तो आपको ट्रेडिशनल मेथड के साथ एक लोगो को बनाने में 10 घंटे नहीं लगेंगे। आपको आइडिया जनरेट करने में इतना सर नहीं अपना खपाना पड़ेगा। आप आइडियोग्राम पे जाएंगे, आप मिड जर्नी पर जाएंगे, इवन चैट जीपीटी पर भी जाएंगे, आपको आइडियाज़ तो फ़ौरन से मिल जाएंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। फिर उसको आप अपनी डिज़ाइन सेंस के अकॉर्डिंग मर्ज करेंगे। मे बी आपको दो लोगोज में से एक पार्ट किसी लोगों का पसंद आ जाए, एक पार्ट किसी और लोगों का पसंद आ जाए। अब आप में डिज़ाइनिंग सेंस है, तभी आप उसको मर्ज करके एक न्यू लोगो जनरेट कर देंगे। सो एआई आपकी हेल्प के लिए, और इसको लाजमी इंटीग्रेट करना चाहिए। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन में राइटिंग है, ब्लॉग्स हैं, आप ऐड कॉपी लिख सकते हो, और ई कॉमर्स के लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस वगैरह लिख सकते हो। वीडियो एडिटिंग होती है, पॉडकास्ट एडिटिंग होती है, अब इसके भी काफ़ी एआई टूल्स आ चुके हैं। डिज़ाइन एंड विजुअल्स में वही लोगो डिज़ाइन, सोशल मीडिया ग्राफिक्स, वेब डिज़ाइन। डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, एड कैंपेन्स रन करनी है, अब जैसे हबस्पॉट, हूटसूट के ऑटोमेशन के, ज़ेपियर, तो ये आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट है,
ठीक है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट में मतलब जैसे आप ट्रांसलेशन भी आ जाती है इसमें, ट्रांसक्रिप्शन भी आ जाती है, वर्चुअल असिस्टेंट्स, डेटा एंट्री, जो बेसिक बेसिक बहुत पहले काम होते थे ये वो वाले हैं। सो आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी एक स्किल भी इसमें से चूज़ कर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिर्फ सोशल मीडिया ग्राफिक्स भी छोड़ें, वेब डिज़ाइन भी छोड़ें, आपने जस्ट एक लोगो डिज़ाइन पिक कर लिया, तो आप उसमें भी मास्टर हो सकते हैं अगर आप इनमें सब टॉपिक्स में से भी आप कुछ एक चीज़ चूज़ कर लें तो। फ्रीलांस स्किल्स में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा, मैं विश कह रही है बहुत कन्फ्यूजन होती है मुझे कि कभी डिजिटल मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट होता है, कभी एआई और मशीन लर्निंग में, कभी कुछ और, स्टिक नहीं रह पाती एक चीज़ पर। सो मैं विश आप मुझे ये बताओ कि आपकी करंट स्किल सेट क्या है? आपने डिजिटल मार्केटिंग में क्या सीखा है? डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉड फील्ड है, इसमें कॉपी राइटिंग आती है, इसमें मेटा एड्स रन करना, गूगल एड्स रन करना, इसमें बहुत कुछ आता है। आपने क्या सीखा है इसमें? और एआई और मशीन लर्निंग में आपने क्या-क्या सीख लिया? ये मुझे बताएँ आप। आई थिंक सो 11 से ऊपर जाएगा ये सेशन, क्योंकि अभी हमने काफ़ी चीज़ें कवर करनी है। सो मैं विश आप जल्दी से बताएँ ताकि फिर हम नेक्स्ट मूव करें। अच्छा, आप पाइथन सीख रही हैं। आप अपना लर्निंग टाइम कितना देती हैं? अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है सबके लिए कि आप सीखने में कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो। अगर तो आप डेवलपमेंट में जाना चाह रही हैं ना, तो आपको पाइथन पाइथन या कोई भी आप लैंग्वेज सीख सकती हैं इजीली, इतने ट्यूटोरियल्स पड़े हैं। मेन आपने जो कोर प्रोग्रामिंग सीखनी है, सिंटैक्स क्या है वो सी प्लस प्लस का भी आपको सीखने को मिल जाएगा, पाइथन का भी मिल जाएगा, किसी भी लैंग्वेज का मिल जाएगा। लेकिन जो पीछे लॉजिक बिल्डिंग है ना उसकी, कि ये क्यों हो रहा है, लूप जब हम लगाते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, ये हम क्यों लगा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, जब आप ये सीख गई ना, तो फिर आप प्रोग्रामिंग में, डेवलपमेंट में और कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकती हैं। अगर आपको अब समझ आ रहा है मेरी इस बात से कि आप जस्ट पाइथन सीख रही हैं, प्रोग्रामिंग नहीं सीख रही, ठीक है, तो आप, आई थिंक सो, आप अपनी डेवलपमेंट की फील्ड चेंज कर लें। अगर आप ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं कर पाती या नहीं कर सकती, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में आप आ जाओ, डिजिटल मार्केटिंग कर लो। फ्रीलांसिंग जॉब्स 2-4 सालों में, हाँ, अगर आप ट्रेडिशनल वे से फ्रीलांसिंग करते हैं ना, तो तब आपको डरना चाहिए कि आपकी जो जॉब है वो एआई ले जाएगा, या एआई नहीं लेके जाएगा, वो पर्सन ले जाएगा जो एआई को खुद यूज़ करते हुए आपका काम जो आप 10 घंटे में कर रहे हो, एक लोगो बना रहे हो, वो 1 घंटे में बना के दे देगा। तो आपको उस पर्सन से डरना चाहिए जो एआई का यूज़ करके आपको बीट कर सकता है। सो इसलिए आपको खुद एआई यूज़ करनी चाहिए ताकि आपको कोई बीट ना कर सके। बट द थिंग इज़, आपको बेसिक नॉलेज आपकी स्किल सेट की होनी चाहिए, उसके बाद एआई को इंटीग्रेट करें। स्टार्ट ही आपने एआई से, एआई के टूल्स सीखने से नहीं लेना। आप पहले, आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो, आप उसकी बेसिक्स क्लियर करो। और इसका सर शाम जो फॉर्मूला बताते हैं वो 90 डेज़ का होता है, कि 45 डेज़ तो आपने सिर्फ लर्निंग करनी है, ठीक है।
नेक्स्ट 45 डेज़ में आपने क्लाइंट हंटिंग और बाकी सब चीज़ों की तरफ जाना है। लेकिन मैं आपको डे 1 से ही एक ऐसे बताती हूँ मेथड, अगली स्लाइड में होगा कि उसमें आप डे 1 से ही अपनी प्रोफाइल बिल्ड करेंगे और साथ-साथ आप अपनी लर्निंग जर्नी शेयर करते रहेंगे और वहाँ से भी क्लाइंट आप ले सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। जी। पिक योर नीश, हू यू हेल्प प्लस व्हाट यू डू। अब आपने ना सबसे पहले जो आपने क्लैरिटी लानी है ना, वो आपने अपनी टारगेट ऑडियंस आपको पता होनी चाहिए आपकी कौन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं राइटर हूँ, तो मैं सबके लिए तो नहीं लिख सकती ना। अब मेरी टेक नीश है, ठीक है, मैं एआई में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन आता है, वो मुझे कहता है कि आप ना, मेरी हेल्थ की वेबसाइट है, तो आप मुझे उस पे ब्लॉग लिख दो। लिख तो दूँगी, इधर-उधर से रिसर्च लगेगी डेफ़िनेटली, इधर-उधर से देखूँगी, उसकी नॉलेज लूँगी, पहले समझूँगी, फिर उसको करूँगी। बट मेरी टारगेट ऑडियंस वो नहीं है, हेल्थ केयर साइट मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है। मेरी टारगेट ऑडियंस है जो टेक नीश में काम कर रही होगी, जिसमें मुझे एक्सपर्टीज़ है। आपकी टारगेट ऑडियंस जिसका काम आप बेहतर तरीके से कर सको, एक बिल्कुल स्पेसिफिक सर्विस। अगर कोई आता है मेरे पास कि मैं एआई के ऊपर वेबसाइट बना रहा हूँ, तो उसके ऊपर ब्लॉग्स लिखने हैं, तो मैं डेफ़िनेटली, मैं तो खुशी-खुशी हाँ करूँगी, क्योंकि मेरी अपनी नीश है। तो आपने अपनी टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट कर लेनी है। आप खुद देखो, अपने आप को एक ऑब्ज़र्व करो, खुद को टाइम दो, खुद से क्वेश्चन करो कि आप किस तरह की ऑडियंस को अच्छे से डील कर सकते हो। अब ये एग्जांपल नीश है, आई हेल्प कोचेस ग्रो ऑन इंस्टाग्राम विद डिज़ाइन। ठीक है, अब कोचेस, अब ये कोच कोई भी हो सकता है, इसको भी हम ना वो कर सकते हैं और स्पेसिफिक कर सकते हैं। फिटनेस कोच हो सकता है, कोई और कोच हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है। तो आपने बिल्कुल एक ना पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करना है, बिल्कुल, कि आपको भी पता हो कि आप किस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है, वो सामने वाले को भी पता हो, आपके क्लाइंट को भी पता हो कि हाँ, इस डोमेन में मैं इसके पास जाऊँगा। जब आपकी ऑफरिंग क्लियर नहीं होती ना, आपकी ऑफ़र क्लियर नहीं होती, तो आपको खुद ही नहीं पता आप क्या सर्विस दे रहे हो, तो अगले बंदे से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको क्या सर्विस दे रहे हो। सो आपने ओवरथिंक नहीं करना कि मैं क्या करूँ, जैसे मैं विश आपको क्लैरिटी नहीं है। स्टार्ट ले लें किसी एक चीज़ से। डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट ले लें, फिर किसी और चीज़ को ना देखें आप। डिजिटल मार्केटिंग के राउंड अबाउट जो घूम रही है, जैसे थोड़ी बहुत बेसिक डिज़ाइनिंग आपको आनी चाहिए, आप एसईओ की आपको नॉलेज हो, थोड़ा बहुत लिखना आता हो, कॉपीराइटिंग इसमें आ जाती है। तो आप अपने इवन अपनी प्रोफाइल की जब आगे बात आएगी, तो उसमें आपको अपने कैप्शंस वगैरह लिखने होंगे। तो थोड़ी बहुत राइटिंग हो गई, थोड़ी बहुत एसईओ हो गई, थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग हो गई, थोड़ा बहुत एड्स का आइडिया हो गया। तो आप डिजिटल मार्केटिंग की किसी एक फील्ड को भी पकड़ लेना, आपको थोड़ा-थोड़ा सबका आइडिया होगा, आप डिजिटल मार्केटर कहला सकेंगी। सो आप अपनी नीश सेलेक्ट कर लो, देखो आप किसको हेल्प कर सकते हो और किस काम को आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आपकी टारगेट ऑडियंस जब क्लियर हो गई, आपकी ऑफरिंग क्लियर हो जाएगी कि आप क्या ऑफर कर रहे हो। सो अब आ जाता है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। अब 2025 में फाइवर और अपवर्क पर स्टार्ट लेना बेवकूफ़ी है। हाँ, अगर कोई न्यू स्किल सेट आता है, जैसे लास्ट से लास्ट ईयर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। जब उसका बूम आया, वो एकदम से एआई की हाइप थी और न्यू जॉब्स क्रिएट हुई, तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जो फाइवर है, अपवर्क है, वहाँ पर स्टार्ट ले सकते थे। लेकिन अब ये इसमें भी कंपटीशन हो गया। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पर है ना, वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन पर एक बिगिनर को भी उतना ही चांस मिलता है जितना एक एक्सपर्ट को। आप लिंक्डइन पर डे 1 से पोस्टिंग करें, आप डे 1 से कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करें, आप अपना काम शेयर करें, आपने कोई कुछ भी, आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ लिखा बनाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिज़ाइनर हैं, आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ लिखा, ठीक है? तो आपने उसको शेयर कर दिया। आपने मार्केटिंग की किसी के लिए, किसी फ्रेंड के लिए,
किसी फ्रेंड के बिज़नेस के लिए या किसी कलीग के लिए आपने वो एक पोस्ट बना के डाल दी। आपकी ना एक सबसे बड़ी बात कि आपकी एक प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर आपकी एक जर्नी डॉक्यूमेंट हो रही होती है, कि आपने कैसे स्टार्ट किया, किस तरह के प्रोजेक्ट्स किए, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे अपनी पोस्टिंग के थ्रू एक रिकॉर्ड बनाते जा रहे हो। तो क्लाइंट्स जो होते हैं ना, लिंक्डइन पर जो क्लाइंट्स होते हैं, वो यही चीज़ नोटिस करते हैं कि कोई खुद से मतलब आजकल एआई का दौर है, सबको पता है। एक एआई का टूल यूज़ करके उससे तो नहीं कहने लग गया खुद को डिजिटल मार्केटर, खुद को ग्राफिक डिज़ाइनर। वो उसकी प्रोफाइल स्क्रॉल करता है। जब उसको नज़र आता है ना कि इसने फ़लाँ बंदे का प्रोजेक्ट किया है, इसने फ़लाँ प्रैक्टिस की हुई है, इसने अपने लिए ये काम किया है, उसका ट्रस्ट ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। तो लिंक्डइन मैं तो आपको टॉप प्रायोरिटी पर कहूँगी कि आप लिंक्डइन पर अभी अकाउंट बना लें अगर आपका नहीं है, और अगर है तो उसको एक्टिव करें। उसके बाद सेकेंडली कि आप फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरनेशनल ग्रुप्स, क्योंकि पाकिस्तानी ग्रुप्स बहुत रेयर होते हैं जिसमें आपको भी क्लाइंट मिलता है। मिल भी जाते हैं, लेकिन अगर आप यूएस की ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं ना, तो आप फेसबुक ग्रुप्स पे जा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन है हाउ टू गेट क्लाइंट्स फ्रॉम लिंक्डइन। तो इसका यही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। नेटवर्किंग करें, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, और जनरल जस्ट क्लिक क्लिक करके आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, एक पर्सनलाइज्ड नोट के साथ भेजें। आप किसी पर्सन को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि आई सॉ कंग्रेचुलेशंस, आई सॉ योर रीसेंट अचीवमेंट ऑन रिगार्डिंग दिस। मतलब आप उसकी प्रोफाइल पर जाएं, रिसेंट की 1-2 पोस्ट देखें, अगर उसको कोई चैलेंज आ रहा है उसको एड्रेस कर लें, अगर उसने कुछ अचीव किया है, उसकी कोई भी अचीवमेंट है, आप उसको कंग्रेचुलेट कर दें। एक पर्सनलाइज्ड शॉर्ट नोट के साथ आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, वो डेफ़िनेटली एक्सेप्ट होती है। जब आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है तो डेफ़िनेटली आप क्लाइंट के साथ, अपने पोटेंशियल क्लाइंट के साथ बातचीत स्टार्ट कर देते हैं। जब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, फिर वो आगे प्रोसेस होता है कि आपकी कन्विंसिंग पावर कितनी है कि आप उसको कन्विंस कर लो और डील क्लोज कर लो। उसके बाद फेसबुक ग्रुप्स आ जाते हैं। इंस्टाग्राम पर आप, हाँ, अगर आप डिज़ाइनर हैं तो इंस्टाग्राम आपके लिए बेस्ट है, आप अपने डिज़ाइंस उधर शेयर करें। रेडिट में लेस प्रायोरिटी पर मैंने इसको रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट्स तो मिल सकते हैं आपको, लेकिन यहाँ पे ना मैं क्या कहूँ, इसमें चोंचले बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आपको रेडिट का अकाउंट बना लिया आपने, फिर आपको 3 दिन वेट करना पड़ेगा कि 3 दिन आपका अकाउंट पुराना हो। 3 दिन अकाउंट पुराना हो गया, ओल्ड अकाउंट हो गया, आपने पोस्ट की पहली, वो फिर भी पब्लिश नहीं होती, वो ऑटोमेटिक डिलीट कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि आपने किसी पोस्ट पर इंगेज नहीं किया। अब 5 दिन आपको इंगेज करना पड़ता है। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और इस पे बहुत कम चांसेस होते हैं। तो आपको ना क्या नाम है, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आप लिंक्डइन पे फोकस करें। लिंक्डइन आपका अच्छा हो गया ना, आपको हाई टिकट क्लाइंट्स मिल सकते हैं यहाँ से। ओके, सो अब आपने लिंक्डइन पर प्रोफाइल क्रिएट कर ली, और अगर आपकी ऑलरेडी है तो आप उसको रनिंग में लेकर आएँ। अब रनिंग में किस तरह लाना है, आप ऑनेस्ट रहें। ऑथेंटिसिटी बिल्ड्स ट्रस्ट। आपको कोई फैंसी सेटअप की या मतलब किसी आर्टिफिशियल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप जो ओरिजिनल हैं, जो आप ऑथेंटिक हैं, वही चीज़ शेयर करें। जितना आपको आता है उतना ही वहाँ मेंशन करें, और मतलब बिला वजह की एक्सप्लेनेशंस और बिला वजह की लंबी छोड़ना कि मैं ये भी हूँ, वो भी हूँ, ये नहीं करना उधर। ऑनेस्ट रहें, जितना आता है, इवन बेसिक भी आता है आपको, वहाँ पे आप उतना ही मेंशन करें। अब मैंने एक प्रोफाइल देखी, वो उसने मुझसे ही एक मेरा स्टूडेंट ही था, तो उसने ना राइटिंग सीखी बिल्कुल बेसिक, और बीच में वो छोड़ के चला गया कुछ रीज़न्स की वजह से। तो अब उसकी मैंने कुछ दिन पहले प्रोफाइल देखी, उसमें लिखा हुआ था कि सीनियर कंटेंट राइटर, और वो अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ था उसको सीखे हुए। तो ये वाली चीज़ें नहीं करनी है आपने, ऑनेस्ट रहना है आपने, जो चीज़ आप कर रहे हो वही चीज़ शेयर करनी है। और पोर्टफोलियो आपने अपना शेयर करना है, उसमें वही पोस्ट के थ्रू आप अपना काम दिखा सकते हो। शॉर्ट फ्रेंडली बायो होना चाहिए आपका। हेड जैसे फेसबुक पर बायो होते हैं, इंस्टाग्राम पर बायो होते हैं, लिंक्डइन पर एक हेडलाइन होती है, वो भी उसको आप बायो कह सकते हैं।
सो आपने एक लाइन में, एक सेंटेंस में बताना होता है कि आप क्या करते हो, क्या ऑफ़र कर रहे हो, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। ये क्लियर हेडलाइन की अगर आप एग्ज़ाम्पल देखें तो आई हेल्प एक्स विद वाई। अब मैं यहाँ पर अगर कहूँ तो आई हेल्प बिज़नेसेस विद माय कंटेंट राइटिंग सर्विसेज। लाइक इस तरह आपको एक क्लियर हेडलाइन बना सकते हो। उसके बाद आ जाता है आपका फर्स्ट क्लाइंट। आपने अपना फर्स्ट क्लाइंट कैसे लेना है। आप या तो लिंक्डइन पर अपना ग्रो करते रहें साथ साथ। दूसरा ये है कि आपकी जब नेटवर्किंग होती है या आपके जो फ्रेंड्स हैं या पास्ट कलीग्स हैं या कलीग्स नहीं भी हैं क्योंकि मोस्टली बिगनर्स हैं और आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके कोई कलीग नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड्स को या फ्रेंड के किसी फ्रेंड को मतलब रेफरेंस के थ्रू आप अपने नेटवर्क के थ्रू स्टार्ट लें। आप उनको ना कहें कि मुझे ये चीज़ आती है, मैं ये कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके किसी फ्रेंड का फ्रेंड भी अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, आप अपने फ्रेंड को कहो कि उसका ना मतलब उसके प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये मैं करूँगी तो उससे मुझे बात करके ना मुझे उससे वो प्रोजेक्ट ले दो। फ्री में कर दें, कम पैसों में कर दें क्योंकि स्टार्ट में आपको अपना पोर्टफोलियो जनरेट करना है, आपको टेस्टिमोनियल्स चाहिए। आप तो आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐसे ऑफ़र कर सकते हो फ्री या फिर लो कॉस्ट पर। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आपने ना प्रपोज़ल सेंड करना स्टार्ट करने हैं, लोगों को डीएम्स करने हैं। वो भी इस तरह नहीं कि आपने एक टेम्पलेट बना लिया और कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करते रहे आप, ठीक है? तो आपने हर एक की रिक्वायरमेंट को समझते हुए यूनिक और कस्टमाइज़्ड प्रपोज़ल लिखना है। और सेकंड ये कि आपको जो रेशो चलती है कि आपने 100 लोगों को मैसेज किया, उसमें से 10 लोगों ने देखा और 5 ने रिप्लाई किया, 1 के साथ आपकी डील क्लोज़ हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 में से 1 के साथ आपकी डील क्लोज़ हुई। तो बहुत सारे लोग, अब 100 में से आप फ़ॉलो अप भी लेना चाहेंगे कि क्या पता ये रिप्लाई कर दे, माइंड में आता है ना कि क्या पता ये भी रिप्लाई कर दे। तो पोलाइट फ़ॉलो अप लेना है, आपने उसके पीछे नहीं पड़ जाना है और ना आपने ये शो करना है कि आपको काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप तो मतलब कि मरे जा रहे हो उससे काम लेने के लिए, नो। आपने प्रोफ़ेशनल रहना है, पोलाइट फ़ॉलो अप लेना है। सबसे जो स्टैंडर्ड टाइम है ना 2 दिन या 3 दिन। 2 या 3 दिन देखें, रिप्लाई आया, ठीक है, बात हुई, ठीक है, अगर वो इंटरेस्टेड है, कुछ लोग नॉट इंटरेस्टेड भी लिख देते हैं। तो आप वो वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप उसको फिर भी कन्विंस कर सकते हैं तो दैट्स अप टू यू। अगर किसी ने कह दिया नॉट इंटरेस्टेड तो आप वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, किसी और क्लाइंट की तरफ चले जाएँ। और जो लोग आपको रिप्लाई नहीं करते उनसे 2 या 3 दिन बाद एक फ़ॉलो-अप मैसेज दे लें, बिल्कुल पोलाइट सा कि हे आई टेक्स्टेड यू फ्यू डेज़ अगो सो वी स्टार्टेड दिस कन्वर्सेशन, या कुछ भी मतलब आपकी कन्वर्सेशन की बेस पर आप उसको एक पोलाइट फ़ॉलो-अप दे दें आफ्टर 2 टू 3 डेज़। सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? आकाश कोई मसला नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो बाद में इसकी। अच्छा, इसकी जो समरी है ना, इसकी समरी ये है कि आपने सबसे पहले अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है। आपने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, ना कि सिर्फ काम करना है, ना कि एक एम्प्लॉय की तरह काम करना है। ठीक है, आपने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। आप अपनी डिफ़ाइन कर लें नीश, आपने किस में काम करना है। ठीक है, आप ये देखें कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है कि आप मतलब आपकी जो स्किल सेट होगी उसी से रेलिवेंट प्रोफाइल होगी और उसी से रेलिवेंट आप रिलेट कर रहे हैं कि आपकी क्लाइंट आउटरीच क्या होगी। आप नेटवर्किंग करें, आप कस्टमाइज़ करें अपनी सारे सोशल को, ठीक है? और क्या कहते हैं, आपने आहिस्ता-आहिस्ता आपको ना विज़िबिलिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, आप नोटिस होंगे, कुछ लोग आपको कमेंट्स करेंगे, कुछ आपको डीएम्स करेंगे, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता टाइम के साथ होता है। सो एक सेकेंड रुकिए, मैं इससे नेक्स्ट शेयर करती हूँ।
स्क्रीन आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके। कौन सी स्लाइड आपको शो हो रही है? मैंने अपने पास ओपन की है मास्टरिंग प्राइसिंग एंड प्रपोजल्स। आई थिंक फिर इशू आ रहा है स्क्रीन शेयरिंग में। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं दूसरा पीडीएफ ओपन कर लूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? जो अगर कुछ समझ नहीं आया या कंफ्यूजन है तो बता दें प्लीज़। जी, अब शो हो रही है आप लोगों को स्क्रीन? एनीवन प्लीज़ कंफर्म। ओके, सो मास्टरिंग प्राइसिंग एंड प्रपोजल्स। सबसे पहले ना आपने स्टार्ट के लिए जो मैं आपको कहूँगी कि आप अपना ना प्राइसिंग जो स्ट्रक्चर आपका वो लो होना चाहिए। आप स्टार्ट से ही इतना ज़्यादा चार्ज ना करें, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें, अपनी प्राइसिंग को इंक्रीज़ करें, बिल्कुल करें, यू डिज़र्व इट। बट स्टार्ट में जब भी आइडिया नहीं होता कि आपको किस लेवल का काम करना है, या मतलब कि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आपके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, टाइम के साथ साथ ही आप सीखते हो काफ़ी चीज़ें और उसी तरह आप अपनी प्राइसिंग पे रखते हो। अब वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग को अगर देखा जाए तो आपने कितने घंटे काम किया ये नहीं आपने देखना कि ऑब्वियसली आप और बेस्ड तो नहीं कर रहे पर और इतना आप चार्ज करोगे। फॉर एग्जांपल एक आपने वेबसाइट बनाई, आपको 3 दिन लगेगा, आप 3 दिन के हिसाब से आपने 10-10 घंटे आप अब उस लिहाज से बनाने बैठो तो बहुत ज़्यादा बन जाएँगे। या फिर अगर आप बिगिनर हो और आप बिल्कुल लो चार्ज करते हो तो आपकी मेहनत के नहीं आपको मिलता है। तो टाइम को छोड़कर अगर आप रिज़ल्ट्स पर फ़ोकस करें कि आपकी इस वेबसाइट बनाने से
की वेबसाइट डिज़ाइन की है कि उसको, उस बंदे को, आपके क्लाइंट को क्या रिज़ल्ट मिलेंगे, वो रिज़ल्ट मैटर करता है। उसकी बेस पर आप चार्ज करें कि आप कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। स्टार्ट स्मॉल देन इंक्रीज रेट्स। सेकंड ये कि क्राफ्टिंग प्रपोजल्स। आपने ना वही बात है, कॉपी करना। आप साइज रहना है, क्लाइंट की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या क्लाइंट का कोई चैलेंज है, उस मैसेज को इतने गौर से पढ़ना है ना। आप इवन ये है कि अब तो चैट जी, आपको जो की समझ नहीं आ रही या आप क्लाइंट का पेन पॉइंट पिक करना चाहते हैं कि वो असल में, और आप क्या चीज़ उसको पिच कर सकते हो कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, वो आपको आपसे कन्विंस हो जाए। आप चैट डालो उसका मैसेज डिस्क्रिप्शन और थोड़ी से बेतहाशा सवाल करो। जब तक आप उसकी कोर, उसकी डेप्थ में नहीं ना चले जाते कि आपको समझ ही नहीं आता कि वो चाह क्या रहा है, जब तक आप ये नहीं जान लेते, प्रपोजल नहीं आप सही तरह लिख सकते। लिख भी लेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो देखा ही नहीं जाएगा। तो एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है, यू नीड हेल्प विद एक्स, आई कैन गेट यू वाई रिजल्ट। मतलब एक्स और वाई की जगह आप उसका वो जो टारगेट वो होगा, जो स्किल सेट होगा, या फॉर एग्जांपल उसको चैलेंज आ रहा है, यू नीड हेल्प विद ग्रोइंग ऑडियंस। ठीक है, आई कैन गेट यू बाय रिजल्ट, आप कह सकते हैं कि आई कैन हेल्प यू इन लाइक इंक्रीजिंग 30% ट्रैफिक विद इन 3 मंथ्स या 60% ट्रैफिक विद इन 3 मंथ्स। तो वो डेफिनेटली अट्रैक्ट होगा। तो ये चीज़ें हैं कुछ छोटी छोटी जिसको आप अपने प्रपोजल में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्रीलांसिंग वर्सेस, एक सेकेंड, फ्रीलांसिंग वर्सेस फुल टाइम। अब फ्रीलांसिंग आपने स्टार्ट कर ली, आपने 90 पीरियड रखा, 45 डेज जस्ट लर्निंग करनी है आपने। नेक्स्ट 45 डेज आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप सीख भी रहे हैं और साथ में आप क्लाइंट हैंडलिंग भी कर रहे हैं। ओके, सो बिल्कुल जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, जिनके पास एक मंथ क्लाइंट आ गया, एक मंथ में उनको 10 प्रोजेक्ट लग गए, वो सोचते हैं मैं सारे काम छोड़ के फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ फुल टाइम। नो, आपने ये चीज़ नहीं करनी। जब तक आपके पास एक स्टेबल क्लाइंट नहीं होता जिससे आपको पता है कि मुझे कोई और प्रोजेक्ट आए ना आए लेकिन इससे इनकम आएगी, इससे मेरे बाकी एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएंगे, तब तक आप फुल टाइम नहीं कर सकते फ्रीलांसिंग को। फ्रीलांसिंग का पार्ट टाइम अपने फ्लेक्सिबल आवर्स रख लो। सीखने में तो ऑब्वियसली आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग में यूज टू हो जाओ, आपको क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाए, आप अपने डिफाइन कर लो वर्किंग आवर्स के। आपने दिन में 6 घंटे काम करना है, उसके अलावा आपकी स्टडी है, आप घर मैनेज कर रहे हो, आप अपना कोई और काम मैनेज कर रहे हो, स्टूडेंट हो, जो भी है आप उसको देखो। प्रोज देखे जाए फ्रीलांसिंग के तो फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपनी मर्जी का प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो, रैपिड स्किल ग्रोथ है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस देखें, फिक्स्ड सैलरी नहीं है। एक मंथ में आप मे बी 1 लाख कमा लो, 50,000 कमा लो, दूसरे मंथ कुछ भी ना हो, तीसरे मंथ आप 30,000 कमा लो। तो ये फ्लक्चुएट करती रहेगी, आपकी फिक्स सैलरी नहीं होगी। आपको सेल्फ मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा, डेडलाइंस का ख्याल करना पड़ेगा। तो जब डेडलाइंस होती है ना, फिर आप खुद को भी नहीं देखते आपकी हेल्थ कैसी है, ये है वो है। आपको होता है कि नेगेटिव रिव्यू मिल जाएगा अगर टाइम पे डिलीवर ना किया, तो आप हर चीज़ छोड़ के फ्रीलांसिंग मतलब आप उस प्रोजेक्ट पे लग जाते हो। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। या तो आपको सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये भी डेवलप हो जाती हैं अगर कोई करना चाहे तो। आपको रिक्वायर स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन के साथ आप इसको लेके चलो तो आप इसमें सक्सेसफुल हो। अदरवाइज आप खुद पिस के रह जाओगे कि मैं ये किस में फंस गया। कहने को फ्रीलांसिंग है, फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी तब है जब हम सेल्फ मैनेजमेंट करें, जब हमें पता हो कि हमने इतने वर्किंग आवर्स काम करना है, ज़्यादा कोई आफत नहीं आई हुई कि मुझे ये प्रोजेक्ट भी करना है, अपने ऊपर ओवर बर्डन करना है। तो इस वजह से आप फ्रीलांसिंग को पार्ट टाइम स्टार्ट करते हो जब तक आपको कोई ऐसा क्लाइंट नहीं मिल जाता जो आपको हर मंथ पे कर रहा हो। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, फ़ौरन से फ्रीलांसिंग फुल टाइम की तरफ नहीं जाना। टाइम मैनेजमेंट एंड अवॉइडिंग बर्नआउट, ये वही बातें हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट टूल्स हैं, आप वो यूज़ कर लें। ट्रेलो है, नोशन है, और गूगल कैलेंडर है या कैलेंडली है जो आप मीटिंग्स के लिए यूज़ कर लेते हो। आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर लो कि आपके स्ट्रिक्ट वर्किंग आवर्स ये हैं। इसके अलावा आपने
उन वर्किंग आवर्स में आपने कोई और काम नहीं करना और उसके अलावा आपने मतलब अपनी बाउंड्रीज आपने सेट कर लेनी है। प्रायोरिटाइज ब्रेक्स, आपने शॉर्ट ब्रेक्स लेनी है। लर्न टू से नो, ये मैंने पहले भी बताया था। आप ओवर कमिट कर जाते हो कि मैं ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, और फिर आपको लग पता जाता है जब आप करने बैठते हो कि ये मुझे तो लगा था ये काम 5 मिनट में हो जाएगा, ये तो करने बैठूँ 2 दिन लगेंगे। क्लाइंट से आप वादा कर बैठते हैं जी मैं आपको कल डिलीवर कर दूंगा। तो ओवर कमिटिंग नहीं करनी कभी भी आपने। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो हम कर जाते हैं, बाद में रियलाइज़ होता है। उसके बाद आ जाता है स्केलिंग योर फ्रीलांस बिजनेस। ये तो खैर चले आगे की बात है, बट मैंने इसको टच देना था क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोग मिडिल भी होंगे, इंटरमीडिएट लेवल पर भी होंगे, कुछ बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। जो स्टार्ट कर रहे हैं वो तो तब तक ना मतलब ऑब्वियसली आप टाइम के साथ करोगे, बट 3 to 4 मंथ आप ना अच्छे क्लाइंट बेस अपनी बनाओ, अच्छे क्लाइंट्स को ग्रैब करो, पोर्टफोलियो बिल्ड करो, उनसे अच्छे-अच्छे टेस्टिमोनियल्स लो, तो फिर जाके आप अपना स्केल कर सकते हो फ्रीलांस बिज़नेस। आप इसको अपना बिज़नेस समझो, ना कि आप किसी के एम्प्लॉय हो, ना आप किसी के लिए काम कर रहे हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो। आप अपने इंक्रीज़ कर सकते हो रेट्स, जैसे आप टाइम के साथ-साथ इम्प्रूव होते जाते हो, आपके काम में नज़र आने लग जाता है कि ये बंदा पहले से इम्प्रूव हुआ है, तो आप डिमांड कर सकते हो। आप अपना ब्रांड बिल्ड करो, अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करो, स्पेशली लिंक्डइन पर, ठीक है। और ये आगे की बातें हैं, डेलीगेट टास्क कि आप मतलब जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हो कि आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, सारे काम आप खुद नहीं करते, फिर आप टीम हायर कर लेते हो कि फ़लाँ बंदा ये करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एजेंसी बना ली, तो आप मार्केटिंग की सर्विसेज भी दे रहे हैं, डिज़ाइनिंग की भी, राइटिंग की भी, तो आप डिफरेंट डिफरेंट उस एक्सपर्टीज़ के पर्सन्स को हायर कर लेंगे। तो ये स्केलिंग का हो गया। अब आपका जो एक्शन प्लान है, इस मीटिंग का जो कोर एजेंडा था जिससे आपने अब स्टार्ट करना है, पिक वन स्किल, चूज़ अ कोर एरिया। आपने एक स्किल को चूज़ कर लेना है, उससे फिर हटना नहीं है, स्टिक रहना है उस स्किल पर। क्रिएट 5 सैम्पल्स, वो राइटिंग के हैं, 5 पोस्ट लिख दें, 1 पोस्ट लिख दें, एक आप ब्लॉग पोस्ट लिख दें 500 वर्ड्स का, मतलब 5 सैम्पल्स बनाने हैं। डिज़ाइन है तो आप लोगो बना लें, फ्लायर बना लें, बैनर बना लें, तो आप 5 सैम्पल्स बनाएं। ऑप्टिमाइज़ लिंक्डइन, जिसकी जो भी स्किल है डज़न्ट मैटर, लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज़ करें। डीएम 10 पीपल पर डे, बेशक वो फेसबुक को, आप फेसबुक ग्रुप्स में आपने जाना है, आप लिंक्डइन लिंक्डइन की मैं प्रायोरिटी मैं खुद देती हूँ, मैं खुद भी करती हूँ इस तरह, तो मैं आपको वही रिकमेंड कर रही हूँ। तो आपने डीएम करना है 10 लोगों को पर डे, उसमें से कोई एक तो रिप्लाई करेगा। चले एक दिन नहीं किया किसी ने, 2 दिन नहीं किया, हफ्ते बाद, महीने बाद कोई एक तो करेगा रिप्लाई। उससे आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, ठीक है। आपकी जब कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है तो आपके काफ़ी चांसेस हो जाते हैं कि वो बंदा आपके साथ टच में रहता है। महीने बाद, 15 दिन बाद आप उसको फॉलो अप दे दें कि फॉर एग्जांपल उसको तब आपकी नीड ना हो, लेकिन उसके माइंड में होगा कि ये बंदा ये काम करता है। उसके किसी रेफरेंस में, उसके किसी नेटवर्क में किसी को ज़रूरत होगी तो वो डेफिनेटली आपको रिकमेंड करेगा कि मेरे कनेक्शन में एक पर्सन है, मैं उसको रिकमेंड करता हूँ, वो ये काम करता है। तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। ओके, सो ये था हमारा सेशन। लेकिन मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं उनके आंसर कर देती हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस है तो वो पूछें, और फिर जो मेरे पास क्वेश्चंस आए थे मैं उनको आंसर कर देती हूँ। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, दैट्स गुड। चलिए, सो मैं क्वेश्चंस के आंसर स्टार्ट करती हूँ। और मेरे पास लिखे हुए हैं कुछ क्वेश्चंस। हाउ डू आई स्टार्ट फ्रीलांसिंग विद नो एक्सपीरियंस? सो अगर आप ये सेशन देखेंगे, जिनका ये क्वेश्चन है, सो या देख रहे हैं आप, तो मैं यही कहूँगी कि आप स्टार्ट विद योर एग्जिस्टिंग स्किल्स।
आप स्टार्ट लो जो आपकी एग्जिस्टिंग स्किल है या आप जिसमें थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हो ना, आप स्टार्ट कर लो बस। आप स्टार्ट कर लो, आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो जिस चीज़ से आप आपके पास बेसिक से भी नॉलेज है, आप उससे स्टार्ट ले लो। आप अपने सैंपल प्रोजेक्ट्स बनाओ और इसी तरह लिंक्डइन पर, फेसबुक पर आप शेयर करो, तो वो डेफ़िनिटली आपको कहीं न कहीं से रिज़ल्ट मिलेगा। व्हिच स्किल्स आर इन डिमांड इन 2025? सो ये मैंने बता दिया है। राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन आ जाती है, डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग, डेवलपमेंट, आप इनमें जा सकते हो। अच्छा, हाउ डू आई चूज़ माय नीश? दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। स्टार्ट ब्रॉड। आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को हेल्थ केयर में राइटिंग का शौक है, लेकिन उसको नहीं पता। अब वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसने मेडिकल में इंटरमीडिएट किया हुआ है, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो आप ना ब्रॉड स्टार्ट लो। आपको पता है कि आप खुद को कहो कि मुझे हेल्थ केयर नीश में मतलब कि इंटरेस्ट है। एक्सपेरिमेंट करो। आपको हेल्थ केयर नीश में क्या मतलब कि डिफरेंट नीशेस को ट्राई करो। आप डिजीज़ेज़ पर ज़्यादा अच्छा लिख सकते हो, आप हेल्थ फिटनेस पर ज़्यादा अच्छा लिख सकते हो। तो इस तरह से ना आप 2-3 सैंपल प्रोजेक्ट्स बनाओ, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा आपका किस में ज़्यादा दिमाग खप रहा है, आपको एक फ्रस्ट्रेशन हो रही है, वो चीज़ आपके लिए नहीं है। आप जिसमें आपको मज़ा आ रहा है कि हाँ, इस पे लिखता हूँ, इस पे तो मैं लिख सकती हूँ, इस पे मैं लिख सकता हूँ, तो आप एक्सपेरिमेंट करो और उसको चूज़ कर लो। आपकी नीश जो होगी वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी आपकी ऑफ़र जो है ना वो क्लियर बनेगी। व्हिच प्लेटफ़ॉर्म इज़ बेस्ट टू स्टार्ट ऑन? सो मैंने बताया लिंक्डइन और ये मोस्टली वही क्वेश्चन है जो मैंने ऑलमोस्ट आंसर कर दिए हैं। पार्ट टाइम, फुल टाइम वाला भी हो गया। क्वेश्चन है शुड आई फ्रीलांस फुल टाइम और पार्ट टाइम? सो पार्ट टाइम स्टार्ट करें जब आपके पास 3 से 6 मंथ की इनकम सेव हो, आपके पास क्लाइंट्स हों, कंसिस्टेंट क्लाइंट्स हों, जिससे आपको पता हो कि हर मंथ आपको पेमेंट आनी है, तब आप फुल टाइम पे जा सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। व्हाट्स द बिगेस्ट मिस्टेक फ्रीलांसर्स मेक? सेइंग येस टू एवरीवन। आप हर एक को यस कर देते हो, मैं ये कर दूँगा, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। जब आपको सारे प्रोजेक्ट्स भी मिल गए, ठीक है? आपको 5 प्रोजेक्ट एट अ टाइम मिले और सबकी डेडलाइन भी आगे-पीछे। अब आप क्या करेंगे? तो आपने वाइज़ली चूज़ करना है, आपको कहाँ बजट सही मिल रहा है, कहाँ आपकी कितनी एफ़र्ट लग रही है, कितना आप मैनेज कर सकते हो, आपकी हेल्थ आपको इजाज़त देती है इतना काम करने की या नहीं। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, कुछ फैक्टर्स हैं, उसके बाद आपने डिसीज़न लेना है कि आपने इस प्रोजेक्ट पे काम करना है या नहीं। अच्छा, क्वेश्चन है मैम आई एम अ कंटेंट राइटर एंड वांट टू स्टार्ट माय फ्रीलांसिंग करियर। जी, बिल्कुल आप जॉइन कर सकते हैं, लेकिन वो तो एक हो गया ना, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया तो मैं आपको शेयर कर दूँ। मुझे सबसे पहले आप अपना सैंपल्स दिखाएँ। जो बात मैंने की कि आप क्लाइंट को अगर पिच करोगे तो आप उसको कुछ दिखाओगे, तो आप मुझे अपने सैंपल्स दिखा दो। मेरे पास अगर कोई आता है, मुझे आपके सैंपल्स पसंद आते हैं, मैं उसमें आपको इम्प्रूवमेंट का बता दूँगी कुछ। लेकिन आप लिंक्डइन की भी, आप अपनी प्रोफ़ाइल, अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए सबकी। ठीक है? हम में से कोई छोटा-बड़ा नहीं, मैं खुद भी लर्न कर रही हूँ। बस ये सेशन बेसिकली बिगिनर्स के लिए था, जो जिन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया, ठीक है? तो आप यूँ कह सकते हैं मैं सीनियर लर्नर हूँ, आप लोग जूनियर लर्नर हैं। तो लेकिन वो हम सारे लर्नर्स हैं, तो कोई बड़ा-छोटा नहीं है। हम सब एक ही लेवल पर हैं, बस किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किसी का कम है। तो आप भी अगर आज स्टार्ट लेते हैं तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप भी कह सकेंगे कि आई हैव 6 मंथ एक्सपीरियंस, आई हैव 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। सो स्टार्ट लेना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, जो कि आप लोग इंशाल्लाह आपसे लेंगे, आई होप सो। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, हाउ डू आई हैंडल रिजेक्शन? अच्छा, रिजेक्शन ना पर्सनल नहीं होती। क्लाइंट को क्या पता है आप कौन है, कैसे हैं, क्या नेचर है। वो काम से आपको रिजेक्ट करता है। अगर आपने काम अच्छा नहीं किया या उसको आपकी प्रोफाइल से कुछ समझ नहीं आया, तो तब रिजेक्शन होती है। तो पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं भी सैड हो जाती थी अगर रिस्पॉन्स आता था ना, नहीं, नेगेटिव रिस्पॉन्स आता था।
कि यार मुझसे क्या गलती हुई, मैंने क्या कर दिया। तो बाद में रियलाइज़ हुआ नथिंग इज़ पर्सनल। उनको नहीं आप फ़र्क पड़ता कि आपको कैसा फ़ील हो रहा होगा। उनको अपने काम से मतलब है, आप काम अच्छा करते तो वो हायर कर लेंगे। ओके, सो क्वेश्चन है डू आई नीड अ वेबसाइट? नॉट इन द बिगनिंग। आप हाँ, अगर आप होस्टिंग डोमेन ले सकते हो, आप वेबसाइट डेवलप करना चाहते हो, विलिंग हो तो कर लो, दैट्स अ प्लस पॉइंट। बट ज़रूरी नहीं है, आप अपना लिंक्डइन भी ऑप्टिमाइज़ कर लो तो इनफ है। जी, तो क्वेश्चंस हो गए हैं ख़त्म। क्वेश्चंस हैं काफ़ी ज़्यादा, बट मैं देख रही हूँ जो मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं पूरे सेशन में, उसी से रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं। किसी और का क्वेश्चन है तो बताएं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन या सब समझ आ गई है? ओके, सो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को कौन-कौन ऑप्टिमाइज़ करेगा? हाउ वी टेक ट्रस्ट ऑफ क्लाइंट्स। हाउ वी टेक ट्रस्ट ऑफ क्लाइंट्स। इस्लामिक पर मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी। आप लाइक आप ये कहना चाह रही हैं कि क्लाइंट्स को ट्रस्ट कैसे दिलाएँ, या कोई और क्वेश्चन है आपका? टू अर्ज देम टू डू फर्स्ट पेमेंट। आप एडवांस पेमेंट की बात कर रही हैं कि प्रोजेक्ट करने से पहले हमें पेमेंट मिल जाए। ओके, सो स्टैंडर्ड ये होता है कि आप ना काम कर लेते हो तो 2-3 सिनेरियोज़ हो सकते हैं, ठीक है? आप फॉर एग्ज़ाम्पल या तो उनको आप इस तरह कन्विंस कर सकते हो कि हाफ़ पेमेंट वो आपको पहले करें, तो आप उनके प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करें। और जब आप उनको डिलीवर करने लगें तो आप उनसे मतलब जो आपकी हाफ़ पेमेंट होगी आप तब ले लें। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि आप ना आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोजेक्ट किया राइटिंग से रिलेवेंट, तो आपने ना उनको पूरा सेंड ही नहीं करना। आपने उनको हाफ़ सेंड करना है, और आप उनको कहें कि आप ये रीड कर लें, मतलब हाफ़ से भी कम, बस उनको आइडिया हो जाए कि आपने कैसा लिखा है। आप उनको हाफ़ सेंड कर दो, या आप उनको ना स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेज दो। ऐसे ना हल्की-सी मतलब थोड़ा-सा दिखा दो कि मैंने ये लिखा है, ठीक है? तो इस तरह हो जाए, और आप उनको कहो कि मुझे पहले पेमेंट करें, मैं आपको ना ये डिलीवर कर देती हूँ। तो आप ये काम कर सकती हैं। डिज़ाइनर्स जो हैं वो जो है डिज़ाइनर्स क्या कर सकते हैं, वो वाटरमार्क लगा के भेज सकते हैं। आप भी अपने राइटिंग सैंपल पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप राइटिंग का कुछ कर रही हैं कोई प्रोजेक्ट, तो आप एक अपना वाटरमार्क लगा के ना उसको सेंड कर सकती हैं। ये कुछ ऐसा कर सकती हैं कि उसको पूरा कंटेंट ना मिले किसी तरह के, जब तक वो आपकी पेमेंट रिलीज़ ना कर दें। ये मेरे साथ भी हुआ था वैसे, कि एक प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर दिया था, काफ़ी दिन लगी रही, एट द एंड क्लाइंट चला गया, रिस्पॉन्स ही नहीं किया उसने। तो इस तरह होते हैं लोग, लेकिन हम एक्सपीरियंस के साथ ही सीखते हैं। ये गलतियाँ होती हैं, ये गलती नहीं कहेंगे इस चीज़ को हम, ये लर्निंग हो रही है हमारी। हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसी तरह नेक्स्ट पर्सन भी हम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। सो हमें एक तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि लिंक्डइन को ना आपने अपना ऑप्टिमाइज़ करना है कि आप एटलीस्ट अपना ना ट्रस्ट बिल्ड कर सकें क्लाइंट के ऊपर।
और क्लाइंट्स से हाफ पेमेंट आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप हाफ पेमेंट ले लो और उसका काम हाफ कर दो। फिर उसके बाद जब फुल भी कर लो तो आप उसको ना डिलीवर ना करो, उसको कहो कि पहले पेमेंट भेजें। और फिर आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करो। अ, अगर उसको कोई मॉडिफ़िकेशन चाहिए, उसको कोई कुछ ना कुछ चेंज करना है, लाइक रिव्यू उसने वो करना है, रिविज़न करवाना है, तो आप उसको करो, रिविज़न करके दो, पेमेंट लो, उससे काम खत्म। हाँ, ये लिंक्डइन पर होता है ऐसा, लोकल था, इंटरनेशनल था। बेसिकली ये एशियन करते हैं इस तरह के काम लिंक्डइन पर, फेसबुक पर। इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस तो हर दफ़ा अच्छा ही गया है। ओके। अच्छा, बेसिकली ना यहाँ पे भी 2 केसेस हो सकते हैं। सॉरी फॉर दैट, सेशन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा था, ये सबको पता होना चाहिए। फेक प्रोफाइल्स भी होती हैं, पूरा ऑप्टिमाइज़ किया होता है उन्होंने, एक ना इंटरनेशनल किसी फेस को लेकर किसी पिक्चर वगैरह को एडिट कर लेते हैं कुछ। मे बी इंटरनेशनल क्लाइंट ही हो ओरिजिनल में, लेकिन मोस्टली ये भी होता है कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल ना प्रोफाइल्स बना लेते हैं और उसको फिर यूज़ करते हैं इस तरह स्कैम करने के लिए। तो थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए। हाफ़ पेमेंट एडवांस सही रहती है, स्टैंडर्ड है कि आप हाफ़ पेमेंट ले लो फिर काम स्टार्ट कर दो। या फिर आप अगर इस पे कन्विंस नहीं होता क्लाइंट, किसी ने जिसे देने होते हैं ना वो हो भी जाता है कन्विंस। जो ज़्यादा ड्रामे करते हैं ना वो वहाँ से आपको रेड फ्लैग नज़र आ जाता है। या अगर किसी का कोई जेन्युइन कंसर्न है कि मैं क्यों हाफ़ पहले आपको पे करूँ, आप लेके काम ना करो, उसने भी तो आप पे ट्रस्ट करना है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लिंक्डइन को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आपके ऊपर वो ईज़िली ट्रस्ट कर सकें। यू आर वेलकम। आपके पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुए हैं। ओके, दैट्स गुड। जी, आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करें। आप मुझे ईमान ज़ाहिद फुल नेम है मेरा, अगर आपको नहीं पता तो आप लिंक्डइन पर मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दें, तो मैं देख लूँगी उसको। आपकी प्रोफाइल में भी अगर कोई इम्प्रूवमेंट हुई तो बता दूँगी। किसी को अगर लिंक्डइन से रेलेवेंट गाइडलाइन चाहिए तो मेरा पर्सनल ब्रांडिंग पर भी एक सेशन पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, तो आप लिंक्डइन को किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है तो आप वो देख सकते हैं। जी, इसके अलावा किसी का क्वेश्चन? नहीं तो रैप अप करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम हाफ और ऑलमोस्ट 23 मिनट्स ऊपर क्रॉस कर गए हैं। चलिए ये बताएं, सेशन कैसा लगा आप लोगों को? मज़ा आया, बोरिंग था? अ, जो भी आपका फीडबैक है वो मुझे कमेंट्स में बताएं। बिकॉज़ मैं भी यहाँ पर एक रॉ सी कोशिश कर रही हूँ कि जो मुझे पता है वो मैं एटलीस्ट आप लोगों को बता सकूँ। मोस्ट वेलकम। फीडबैक तो अच्छे हैं। आप लोगों के फीडबैक से ही पता चलता है मुझे कि मुझे नेक्स्ट सेशन करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कर लेती हूँ। चलिए फिर इंशाल्लाह होती है नेक्स्ट सेशन में मुलाकात, और वो भी हम देखते हैं कब करना है सेशन। सबसे पहले तो आप लोग अपनी लिंक्डइन को सेट करें, और जो मेरे साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या लिंक्डइन पर कनेक्ट हैं वो मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर उनको किसी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो वो मुझसे पूछ लें, मैं उनको बता दूँगी। बाय द वे मेरे मंडे से पेपर स्टार्ट हैं, तो दुआ कीजिएगा उसके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन है और स्टडीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता। तो लेकिन इंशाल्लाह उसको भी लेके चलना है, बैलेंस करना है, तो दुआ कीजिएगा। बाकी दुआओं में याद रखें और अपना ख़्याल रखें बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़।